नमस्कार साथियों। मैं एक बार फिर से एचएपी के जो नेक्स्ट टॉपिक्स जो लेफ्ट ओवर रह गए थे उसके साथ यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। और आज हम जो देखने वाले हैं वो यूनिट 1 एचएपी का जो होने वाला है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कवर अप करेंगे, जिसमें कि मेनली जो है पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं सेल। सेल के बारे में हमें इस टॉपिक में देखने हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी चीज़ें आपको बताऊं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। पिछले दो चैप्टर में दो दो लेक्चर्स में हमने देखा कि कैसे जो है एचएपी के जो जितने भी ह्यूमंस के बॉडी होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, तो जो कॉमन टर्मोलॉजी थी उन्हें समझा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था होमियोस्टैसिस उसे कवर अप किया था। अब हम इस वीडियो के माध्यम से एचएपी का जो यूनिट 1 है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और आज जो हम देखेंगे वो क्या क्या देखेंगे, वो देखने वाले स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द सेल। ये तो बेसिक डिफिनीशन है जो कि बचपन में सबने पढ़ा होगा, सेल का डिफिनीशन है, दैट इज योर सेल। तो आज हम जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो सेल के बारे में सब कवर अप करेंगे। सेल थोड़ा लेंदी है तो इसलिए मैंने इसे एक ही वीडियो में रखा है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसपोर्ट, सेल डिवीजन, इन सारी चीज़ों को मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज जो हमारा फोकस होगा वो होगा मेनली सेल पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सेल होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो इस चैप्टर से मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली पूछा जाता है कि सेल होता क्या है। सेल्स के कंपोनेंट पूछे जा सकते हैं, सेल के कंपोनेंट्स के डायग्राम आपको देखिए, आप एक बात का काफी ध्यान रखेंगे कि आप जो है वो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप फार्मेसी कर रहे हैं। फार्मेसी का ये बायो टॉपिक है, तो बायो में क्या होता है कि डायग्राम एक बहुत ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट प्ले करता है। ठीक है, आपका अगर डायग्राम सुटेबल डायग्राम, लेवल डायग्राम होगा तभी जो एग्जामिनर है वो अच्छा मार्क देगा। तो आपको क्या ख्याल रखना है कि डायग्राम जो है वो होने चाहिए सब में। ठीक है, तो डायग्राम आपके इंपॉर्टेंट है, तो आप डायग्राम पे फोकस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि सेल होता क्या है, फिर उसको समझते हैं। सेल के पार्ट क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होता है, एक एक चीज देखते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, आपका ये एक लाइन जो है ना पूरे सेल को डिफाइन कर देता है। मैं फिर से वही बोलूंगा कि बायो वाले के लिए थोड़ा आसान लग रहा होगा, मैथ वालों के लिए मैं इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मेरी है। तो यहाँ पे लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, मतलब हमारा जो बनावट है, जो हमारा ढांचा है ह्यूमन का, उसका ये बेसिक बेस है, मतलब नींव है। और इसका मेन काम क्या है, फंक्शन। मतलब हम जो भी चीजें कर रहे हैं अपने डेली लाइफ लाइफ स्टाइल में, वो सारे फंक्शन फंक्शन किसके थ्रू होता है, वो मेनली किसके थ्रू होता है, डेट इज आवर सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। मेनली लिविंग, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लिविंग लिविंग में हम ह्यूमंस, प्लांट्स, इंसेक्ट्स सारे आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। मेनली क्या है ना, इसके डायरेक्टली डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। और आप जब फर्दर स्टडीज करोगे, आपके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेवन में एक सब्जेक्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी, उसमें जो है ना इसके डायरेक्टली डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, और अभी भी पूछे जा सकते हैं, तो ये इसका आप ख्याल रखिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसका सबसे पहला पॉइंट जो है, नो फुल्ली डेवलपमेंट, मतलब वैसे सेल जो फुल्ली डेवलप नहीं है। फुल्ली डेवलप नहीं है मतलब कि ये बहुत ही पुराने, जब हमारा इवोल्यूशन हो रहा था तो पहले प्रोकैरियोट्स आए फिर हम आए। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक्स में आप बैक्टीरिया वगैरह का एग्जांपल ले सकते हो। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने पहले ही बताया था कि एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप एग्जांपल को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स वर्क नहीं होता है। और इसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, नो ट्रू न्यूक्लियस। मतलब इसमें न्यूक्लियस तो होता है बट ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं कहने का मतलब मैं आगे बताऊंगा, वो खुला हुआ होता है। आप जब न्यूक्लियस से पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस के ऊपर एक लेयर होता है, एक कवरिंग होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो है ना ये क्रोमेटिन वगैरह जो भी हमारा क्रोमोसोमल पार्ट्स होते हैं वो इसके अंदर स्टोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो कवरिंग है ना, ये जो कवरिंग आप देख रहे हो, ये कवरिंग absent होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक्स में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, प्रोकैरियोट्स में कवरिंग जो होता है दैट इज योर न्यूक्लियस इन्वेलप, दैट विल बी एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक्स। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि ट्रू न्यूक्लियस इसमें नहीं होते। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, दैट इज आवर सेल्फ ह्यूमंस। फुल्ली डेवलप्ड होता है, आपको पता है कि आपका अप से लेके डाउन तक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा सेल, टिश्यू, ऑर्गन लेवल मैंने पहले ही बता रखा है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आपको एक एक सेल के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। हर सेल का हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। और इसमें जो होता है ट्रू न्यूक्लियस होता है।
मैंने पहले ही बताया कि न्यूक्लियस के ऊपर एक इन्वेलप होता है, यहाँ पे लिखा हुआ इनक्लोज्ड, और उस कवर अप को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब एग्जांपल की बात करें, डेट इज ऑफ प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई, है ना, प्रोटिस्ट, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, आप 2-3 एग्जांपल को लिख सकते हैं। अब जो है मैंने बताया डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। आप बस इस टेबल को देख के जाओगे ना, मेनली ये 5 नंबर में आता है, 5 नंबर से ज्यादा ये पूछा नहीं जा सकता है। तो आप मिनिमम 5 पॉइंट तो लिखेंगे ही लिखेंगे। आप ख्याल रखेंगे कि 5 पॉइंट आपको मिनिमम लिखना है। मैंने क्या बोला? मिनिमम। और मैक्सिमम क्या लिखना है आपको? 5, 7, 8 भी लिख सकते हो आप। यहाँ प्रोकैरियोट्स लिया हुआ, यूकैरियोट्स। फीचर पहला, न्यूक्लियस मैंने बताया कि प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होता है। न्यूक्लियस अब्सेंट नहीं होता है, यहाँ पे आप एक ख्याल लिखिए, न्यूक्लियस तो होता है बट वो ट्रू नहीं होता है, ठीक है। प्रो यूकैरियोटिक्स में ट्रू होता है, दैट विल बी कवर अप विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। डीएनए, मेनली डीएनए सर्कुलर होता है, और हमें पता है कि हमारा डीएनए क्या है? लीनियर है, ठीक है ना। मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, अब्सेंट होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं, लाइक उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, अभी फर्दर वीडियोस में हम स्टडी करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, उसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब कवरिंग कवरिंग होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक मेनली सिंगुलर होता है, मतलब एक ही स्मॉल होगा, तो वो जो होगा छोटा होगा। यहाँ पे साइज भी मेंशन है। आपने माइकोप्लाज्म पढ़ा होगा, बैक्टीरिया का पार्ट होता है, वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। फिर ह्यूमन में लार्जर भी हो सकता है, लाइक ऑस्ट्रिच का जो एग है। फिर सेल डिवीजन की बात करें तो बाइनरी फिशन वगैरह से भी होता है, और यहाँ माइटोसिस एंड म्योसिस के थ्रू सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन मतलब कि नया सेल का बनने का प्रोसेस। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। और फिर ये जो है ना ऑर्गेनेल है, क्या है ये? ऑर्गेनेल है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो आप एक एक चीज को दे सकते हो। यहाँ पे S70S टाइप होता है, यहाँ पे लार्जर 80S टाइप होता है। राइबोसोम होते हैं, दोनों टाइप के होते हैं, 70 भी और 80 भी। आप इसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। आप ये ध्यान रखेंगे कि किस में 70S है और किस में 80S है, तो इसका आपको काफी ख्याल रखना है। सेल वॉल में हमें बहुत सारा थोड़ा पढ़ना है, लाइक पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। आप इसमें नाग एंड नाम पढ़े होंगे बायो वाले स्टूडेंट, है ना। एनिसिटाइल गोनासामाइन और म्यूरामिक एसिड आपने ये पढ़ा होगा। और प्लांट्स एंड एनिमल में, प्लांट में मेनली सेलुलोज का बना होता है, और एनिमल में अपसेंट होता है। एनिमल में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, दैट इज योर सेल वॉल। आप इस बात का ख्याल रखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक मतलब कि खुद से बनाना। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं एनिमल्स में, लाइक हम अदर पार्ट पे डिपेंड होते हैं, लाइक हम प्लांट को पहले ग्रो कराते हैं, फिर वो प्लांट को खाते हैं, ठीक है। दैट इज योर हेट्रोट्रॉपिक। यहाँ लिखा हुआ है फ्लैजेला, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे कि फ्लैजेला जो होता है यूकैरियोट्स होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स होता है, और यहाँ पे सिंपल होता है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा फ्लैजेला होता क्या है। फ्लैजेला मेनली दो चीजों में हेल्प करता है, एक तो रिप्रोडक्शन में, और दूसरा जो है मूवमेंट में, ठीक है। ये एक तरीके के लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उसके हेल्प से अटैच्ड होते हैं किसी होस्ट पे, या मूवमेंट में उनको ये मदद करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेल का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया था कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपके बॉडी में अकर हो रहा है, वो सारे जो है मेटाबॉलिज्म को कवर अप करता है। फिर ग्रोथ एंड रिपेयर्स, ग्रो होना, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ट्रांसपोर्ट, मैंने सारे ये पहले लेक्चर में भी आपको कवर अप कर दिया है। अब एक सिंपल सेल का स्ट्रक्चर आप ध्यान रखेंगे कि जब भी सेल का क्वेश्चन आएगा, आप डायग्राम जरूर से जरूर बनाएंगे, ठीक है। और मेनली डायग्राम आपको किसका बनाना है? यूकैरियोट्स का बना दो, आपका उसी में कवर अप हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा गया है, पार्टिकुलरली अलग अलग करके पूछा गया है कि आपको प्रोकैरियोट्स का बनाना है, यूकैरियोट्स का बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे एक प्रोकैरियोटिक में आपको एक ही सेल मिलेंगे, उसमें सेल वॉल आपको बताने हैं, ठीक है। लाइक एनिमल में सेल वॉल नहीं होगा। देखिए ये सीलिया है, तो सीलिया जो है हमारे सेल में तो नहीं पाए जाते हैं। सेलिया एंड फ्लैजेला मेनली कॉमन होते हैं, बस इनका फंक्शन अलग अलग होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम पढ़ेंगे, लाइसोसोम का क्या मतलब होता है, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सारे कंपोनेंट्स के अलग अलग तरीके से दर्शाए गए। आप इसको एक बार ओवरव्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि रफ डायग्राम अपने नोटबुक में बना के इसका प्रैक्टिस करें, क्योंकि डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे पूरे एचएपी में। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर, मतलब सेल में एक्चुअली में होता क्या क्या है। तो पहला पार्ट क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा आउटर बाउंड्री होता है, मतलब कि सेल के जो सबसे अपर पार्ट होता है, ये कवरिंग है एक तरीके से, ठीक है। और मेनली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। ये मेनली हमारे यूकैरियोटिक की बात किया जा रहा है। फॉस्फोलिपिड मतलब हमारा सेल फॉस्फोलिपिड का बना होता है। और अगर बैक्टीरिया सेल वॉल की बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। फंक्शन आपको पता ही है।
फिर बात करते हैं न्यूक्लियस का। मेनली ये ब्रेन होता है, कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। इसमें जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं लाइक डीएनए, क्रोमोसोम, और न्यूक्लियर इन्वेलप से कवर अप होता है किसमें, यूकैरियोट्स में। आपको मैंने बता रखा है, फंक्शंस यहाँ पे रखा हुआ है। साइटोप्लाज्म, जो भी अंदर के जेली लाइक पार्ट है ना, अब देखो आप सेल को देख रहे हो, तो ये जितने भी अंदर के रीजन है ना, ये वाले रीजन, ये सारे क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये सारे ऑर्गेनेल को कंटेन करता है। लाइक देखिए इसी 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 रीजन में तो ये है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी एपेरेटस, सब तो इसी के अंदर है ना। तो मेनली जितने भी ऑर्गेनेल है वो सारे इस जेली लाइक कंपाउंड के अंदर ही होते हैं। अब हम एक एक चीज को थॉरो रीडिंग करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। इसका एक मॉडल पढ़ना है हमें, फ्लूज मोजेइक मॉडल, अभी हम फर्दर देखेंगे। उसको डायरेक्टली पूछा जाता है कि आप इसको एक्सप्लेन करो। यहाँ पे जो है क्लियरली लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर बाउंड्री होता है। क्या होता है, आउटर बाउंड्री, ठीक है। और वो क्या करता है कि सेल को सेपरेट करता है इंटरनल कंटेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है। अगर ये खुला हुआ होगा तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे जो भी चीजें वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएंगे साइटोप्लाज्म से। तो ये अब मान लो कि जिस चीज का जरूरत ही नहीं है, जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वो भी अंदर आ जाएगा, फिर ये हार्मफुल हो सकता है। तो इसने क्या लिखा है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो जिसको चाहेगा सिर्फ उसी को एंट्री देगा। मतलब कि आपको पता लगा लिया कि ये प्रोटीन है, और उसको पता है कि नहीं सिर्फ प्रोटीन को ही अंदर जाने देना है, तो बाकी जो अदर पार्ट्स होंगे प्रोटीन के या कार्बोहाइड्रेट्स, अदर थिंग्स होंगे, उसको अंदर नहीं आने देगा। इसका मतलब हो गया सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कि सेलेक्टेबल पार्ट को ही अंदर आने देता है। और रेगुलेट करता है लगभग मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट, मतलब सब्सटेंस बाहर आ रहे हैं अंदर जा रहे हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज योर फ्लूइड मोसोइक मॉडल, ठीक है। ये डायरेक्टली पूछा जाता है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल में बहुत सारे सैंडविच मॉडल वगैरह भी होते हैं, तो वो सारी चीज आपको नहीं पढ़ने हैं। आप बस एक स्ट्रक्चर ध्यान रखो, मेनली यही पूछा जाता है, ठीक है। पहली बार जो है एसटी सिंगर और जीएल निकोलसन, दो साइंटिस्ट थे, 1972 में इसको प्रपोज किया था। और एक्चुअली क्या है कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताता है कि वो एक डायनेमिक है और फ्लेक्सिबली बाई लेयर है, मतलब कि दो लेयर का बना हुआ है। दो कौन कौन से लेयर का, पहला फॉस्फोलिपिड और दूसरा क्या है, प्रोटीन, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे 2 नंबर में अगर आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो दो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। और ये किसके तरह होता है, मोज़ेक की तरह। अभी देखेंगे एक मोज़ेक का मतलब क्या होता है। द लिपिड एंड द प्रोटीन कैन मूव लैटरली, मतलब लैटरली मूवमेंट होता है लिपिड एंड प्रोटीन्स का, ठीक है। अब बात करते हैं इससे कुछ कंपोनेंट की। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कंपोनेंट क्या क्या होता है, पहले हमने पढ़ा फ्लूइड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो कि दो लिपिड कंपोनेंट्स का बना होता है। और देखिए यहाँ पे जो है हेड जो होता है उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है लविंग, मतलब वाटर लविंग। और हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब वाटर हेट, मतलब वाटर से दूर जाना। यहाँ पे लिखा हुआ भी है वाटर लविंग एंड वाटर फियरिंग, ठीक है। फिर आता है इंटीग्रल प्रोटीन, मतलब अंदर के प्रोटीन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और रिसेप्टर्स के रूप में काम करते हैं। फिर पेरिफेरल प्रोटीन मेम्ब्रेन के सरफेस पे अटैच होता है और सिग्नलिंग में काम होता है, एक सेल से दूसरे सेल को सिग्नल करने में काम आता है। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं, प्रोटीन से अटैच्ड होते हैं। और जो अटैच प्रोटीन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और सेल रिकॉग्नाइजेशन में ये हेल्प करता है कि ये सेल किस चीज के लिए बना हुआ है और इसका मेजर रोल क्या है, मेनली ये इसका काम होता है। कोलेस्ट्रॉल आप इस नाम से कॉमन होंगे। ये फॉस्फोलिपिड के अंदर इंसर्टेड होता है, मतलब कि उसके अंदर फिक्स्ड होता है और फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है और सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप एक देखिए टेबल के रूप में इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और मेनली कंपोनेंट्स आप 5 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हो तो 2-3 कंपोनेंट को लिख लो और उस क्या क्या रोल होता है, क्या क्या फंक्शन है, आप उसको डिस्क्राइब कर दो, तो ये आपके लिए इनफ होगा। अब देखिए इस फोटो से हम सारे फ्लूइड मोसेक मॉडल को एक सिंपल टर्म में समझते हैं। ये देखिए ये आपका पूरा जो है ना, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये देखिए ये आपका हेड रीजन है और ये आपका टेल रीजन है, ठीक है। टेल रीजन मैंने बताया हाइड्रोफोबिक, और हेड जो होता है वाटर लविंग होता है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ये मेनली क्या होता है, एक चैनल होता है। यही डिटरमाइन करता है कि क्या चीज अंदर आएगा और क्या चीज बाहर जाएगा। मेनली इसका काम यही है। कोलेस्ट्रॉल का काम हमने देख लिया, इंटीग्रेटेड है ना। ये देखिए फॉस्फोलिपिड के बीच में इंटीग्रेटेड है। और कुछ कुछ पेरिफेरल प्रोटीन भी होते हैं और जो कि सेलेक्टिव होते हैं कुछ कंपाउंड के लिए, कि वो कंपाउंड अंदर आएगा या नहीं आएगा, ये मेनली डिटरमाइन करता है। तो आप जब भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्क्राइब कर रहे होंगे अपने कॉपी में, तो आप इस डायग्राम को जरूर से जरूर बनाएंगे। अगर आपका डायग्राम नहीं होगा तो एग्जामिनर आपका नंबर
काट देगा। तो आप इस बात का खासा ख्याल रखेंगे कि डायग्राम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरे होल एचएपी में, ठीक है। तो हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ा क्या कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके मेजर रोल्स क्या है, और मेनली किस किस दो कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बना होता है। मेनली जो है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब सेल के जो है ना, सेल का जो सबसे मेजर पार्ट होता है, मतलब सेल में सबसे ज्यादा जो चीज होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। ये क्या है, आपका मेजर पार्ट है ना, सबसे ज्यादा है, तो ये हो गया आपका मेजर पार्ट, ठीक है। अब मेजर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सेल के जो भी एक्टिव ऑर्गेनल्स होते हैं सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, ठीक है। अब देखिए सेल के साइटोसोल, साइटोसोल जो दो फ्लूइड पोर्शंस होते हैं, जो जेली लाइक कंपाउंड मैंने बोला था, जो कि मेनली वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन के बने होते हैं। फिर ऑर्गेनल्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनल्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, हम अभी देखेंगे फर्दर। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी हो गए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, इसके अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, वो भी हम फर्दर स्टडी करेंगे। इनकल्सन, आप इनकल्सन जो है 2 नंबर में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज इनकल्सन और डिफाइन इनकल्सन। तो इनकल्सन होते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंस, मतलब कि जो लिविंग पार्ट नहीं है ना हमारे साइटोप्लाज्म में, उसको हम इनकल्सन बोलते हैं। लाइक पिगमेंट, मेनली जो पिगमेंट्स किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में, है ना। आपने पिगमेंट्स पढ़े होंगे, फैट्स, ड्रॉपलेट्स, है ना, या कोई स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, लीवर स्टोर करके रखता है, तो वो इनकल्सन के फॉर्म में ही साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। तो आप इनकल्सन और साइटोसोल में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब साइटोप्लाज्म मेनली होता क्या है, तो मैंने बताया जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेमी फ्लूइड, मतलब कुछ पार्ट इसमें सॉलिड भी होते हैं, ठीक है। और जो मेनली जो है न्यूक्लियस की कवरिंग में होता है और ऑर्गेनेल को कंटेन करता है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन आपके लोकेटेड होते हैं, और ये दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोटिक्स में। जहां सेल होगा वहां साइटोप्लाज्म होगा, आप ये ध्यान रखेंगे। तो प्रोकैरियोट्स भी क्या है, एक सेल का टाइप ही तो है। अब साइटोसोल को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, मैंने बता दिया कि जितने भी केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं उसका एक मीडियम होता है ये। ऑर्गेनल डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और इनकल्सन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं वेरियस ऑर्गेनल्स, मतलब कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स हमारे बॉडी में हैं, सॉरी हमारे सेल के अंदर है, और उनका मेजर रोल है क्या। तो पहला आते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज दैट लोकेटेड एज ईआर। इसको हम, ये मेनली जो है साइटोप्लाज्म के मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में भी होते हैं, 70s आपने पढ़ा है। और इनका जो रोल जो है ना, मेन आपको फंक्शन याद रखना है, वो क्या है, प्रोटीन के सिंथेसिस में, ठीक है, एंड लिपिड सिंथेसिस में, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि कैसे सिंथेसिस होता है। फिर उसके ट्रांसपोर्ट में और डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि अगर कोई चीज टॉक्सिक है, मतलब हार्मफुल है, तो इसको वो डिटॉक्स करता है। अब मेनली ये दो टाइप के होते हैं, पहला होता है रफ और दूसरा होता है स्मूथ, ठीक है। रफ क्यों बोलते हैं और स्मूथ क्यों बोलते हैं, यहाँ पे मेनली लिखा हुआ है कवर्ड विथ राइबोसोम गिविंग इट रफ अपेयरेंस। मतलब कि अगर रेटिकुलम जो है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कवरिंग होगा राइबोसोम का, तो उसको हम रफ बोल देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम की कमी है, राइबोसोम नहीं है, तो उसके सरफेस जो होते हैं स्मूथ होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, लिपिड सिंथेसिस। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दोनों काम है, प्रोटीन और लिपिड दोनों को सिंथेसाइज करता है। अगर क्वेश्चन आता है कि पार्टिकुलरली स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, तो आप सिर्फ लिपिड सिंथेसिस लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन आता है कि राइट द फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप इन दोनों चीज को मेंशन करेंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि किसका कहाँ क्या रोल है। अब इसके फंक्शन की बात करते हो तो सबसे पहला तो है प्रोटीन का सिंथेसिस, दूसरा है लिपिड सिंथेसिस, तीसरा है डिटॉक्सिफिकेशन, मैंने डिटॉक्सिफिकेशन भी आपको बता दिया है। न्यूट्रलाइज टॉक्सिन इन लीवर सेल, मेनली लीवर में होता है, ठीक है। फिर कैल्शियम स्टोरेज, ये देखिए सबके आगे लिखा हुआ है कि मेनली कौन सा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या काम है। तो कैल्शियम स्टोरेज किसका काम है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसीआर। कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखता है ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमारा यूजफुल हो। फिर मेन मेन काम है ट्रांसपोर्ट का, मतलब कि जो भी प्रोटीनस आयन है या लिपिड आयन है या फैट है, वो एक सेल से दूसरे सेल तक ये रेटिकुलम के थ्रू मूव कर सके। आप देखो यहाँ पे ये जो है स्मूथ है, स्मूथ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे राइबोसोम पार्ट मिसिंग है, तो इसके सरफेस क्या है, स्मूथ है। और ये देखो ये छोटे छोटे पार्ट क्या है, ये राइबोसोम है, तो इसके सरफेस क्या हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोला गया है, रफ बोला गया। तो आप इस डायग्राम से भी क्लियरली समझ सकते हो, और डायग्राम तो आपको बनाने ही बनाने हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम
एनर्जी हाउस भी बोलते हैं, पावर हाउस भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों बोला गया है? क्योंकि ये मेनली इसका जो काम होता है वो एनर्जी प्रोडक्शन में होता है। और एनर्जी प्रोडक्शन किसके फॉर्म में क्रिएट करता है वो? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये मेनली एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और एटीपी को हम एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं। इसमें मेनली जो क्या क्या पार्ट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, स्मूथ होते हैं, परमेबल होते हैं। फिर इनर मेम्ब्रेन होते हैं, फोल्डेड होते हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टियाई बोलते हैं, ठीक है। एसटीआई का मेनली क्या काम होता है, ये एंजाइम को कंटेन करता है, जो कि जो मेनली एंजाइम हेल्पफुल होता है आपको फॉस्फोराइलेशन में, दैट इज योर एटीपी प्रोडक्शन। सरफेस एरिया को बढ़ाता है और एनर्जी पैकेज करने में भी इसका रोल होता है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंदर के पार्ट्स जो है ना, जो जेल लाइक सब्सटेंस है, मेनली फ्लूइडियस होता है, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, जहाँ पे एंजाइम, डीएनए, राइबोसोम सारे स्टोर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आप ध्यान रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए भी होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास डीएनए नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है। इनेबल माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन, मतलब खुद के लिए प्रोटीन को जनरेट करने में ये हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आप एक डायग्राम को आप देखेंगे, ये देखिए, ये वाला जो रीजन है आपका, ये जितने भी अंदर के रीजन है, ये सारे आपके क्या है? मैट्रिक्स है। और ये जो सर्कुलर डीएनए, क्या कौन सा डीएनए है? सर्कुलर। आपके जो न्यूक्लियस में होंगे वो कौन सा डीएनए होगा? लीनियर, ठीक है। तो ये जो डीएनए है, ठीक है, आप ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना खुद का डीएनए अपने पास रखता है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, क्रिस्टियाई हो गया, जहाँ पे एंजाइम होता है और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गोल्जी एपरेटस पे। गोल्जी एपरेटस को हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, दो तीन नाम से भी जाना जाता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनल जो कवर्ड अप, मतलब किसी एक पार्टिकुलर मेम्ब्रेन से वो कवर्ड, तो उसको हम मेम्ब्रेन बाउंड कहेंगे। और ऐसे ऑर्गेनल जिस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं हो, अपर कवरिंग में कोई मेम्ब्रेन नहीं हो, पाया जा रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो गोल्जी एपरेटस आपका क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जो मेनली जो है आपका यूकैरियोटिक सेल से पाया जाता है, और इसका जो मेन फंक्शन है पैकेजिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड रिसीव फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप पढ़े थे कि ये मेनली लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। इसके पार्ट्स क्या क्या है? तो पहले सिस्टर नहीं, फ्लैटेंट होता है, स्टैक होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है, ठीक है, पैनकेक्स की तरह। फिर सिस फेस होता है और ट्रांस फेस होता है। दो फेसेस होते हैं, एक होते हैं सिस फेस, जहाँ से उस सब्सटेंस को रिसीव करता है, और ट्रांस फेस, जहाँ से सब्सटेंस को एक सेल से दूसरे सेल तक भेजता है, ठीक है। ये देखिए, फेसिस द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो मेनली प्रोटीन और लिपिड को बना रहा है ना। तो सिस जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड खुला हुआ होगा, फिर प्रोटीन बन गया, तो क्या करेगा कि सिस फेस प्रोटीन को लिया, ठीक है, और फिर ट्रांस फेस क्या करता है कि उसको रिलीज कर देता है विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स, मतलब छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। फिर उसके अंदर ये प्रोटीनस सब्सटेंस भरे होते हैं। फिर क्या होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलता है बाहर, और फिर प्रोटीन रिलीज हो जाता है, और फिर जहां उसका जो रोल होता है वो अपना रोल को प्ले करता है। तो एक और पार्ट आपने क्या देखा इसमें? वेसिकल्स, ठीक है। अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं, तो पहला तो है प्रोटीन मॉडिफिकेशन। अगर कोई प्रोटीन जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आ रहा है और उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट्स उसमें ऐड हो सकता है, लाइक इन टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फेट उसमें अटैच हो सकता है, तो ये मॉडिफिकेशन का काम करता है। फिर लिपिड को प्रोसेस करता है, पैक करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। पैक किस में करता है? वेसल्स में करता है, आपने देखा है। फिर लाइसोसोम फॉर्मेशन, हम देखेंगे कि लाइसोसोम होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये लाइसोसोम को ही बनाता है। और तीसरा काम है सिक्रीशन। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ इन्वॉल्व इन एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब जितने भी हार्मोन्स हैं और एंजाइम जो है उनके सिक्रेशन में भी इनका मेजर रोल है। अब इसके डायग्राम को देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसका सिस फेस है, जो कि यहाँ पे छोटे छोटे जो राइबोसोम है, प्रोटीनस पार्ट यहाँ पे आते हैं और अटैच हो जाते हैं। और ये ट्रांस फेज है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ वेसिकल्स बनेंगे, और फिर यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, और फिर वेसल्स जो है प्रोटीन को रिलीज कर देगा जहाँ जो जरूरत होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली लिखा है शिपिंग साइड एंड रिसीविंग साइड। तो आप डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं, जो हमारा अगला ऑर्गेनल है वो लाइसोसोम है। लाइसोसोम इज ऑल्सो अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन। इसके ऊपर भी कवरिंग होता है, मेनली यूकैरियोटिक में पाया जाता है, और इसका जो एक तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम है। इसको हम अपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? जैसे कि वैसे सेल जो कि
ब्रेक मतलब कि डेथ हो गए हमारे बॉडी में या डैमेज हो गया, उनका कोई रोल नहीं है, तो लाइसोसोम क्या करता है, उसके पास जाता है, सेल को इनगल्फ करता है और खुद को बर्स्ट कर देता है, मतलब खुद को मार देता है, ताकि उस सेल जो डैमेज या वो जो भी वेस्ट सेल है उसको खत्म कर सके। तो ये खुद को खत्म करके सेल को डाइजेस्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। फंक्शन इसका काम क्या है कि डाइजेशन करता है, ऑटोफैगी मतलब कि जो भी डैमेज्ड ऑर्गेनल है या सेल है उसको खुद से मारता है, इसलिए ऑटोफैगी नाम है। ऑटोलाइसिस सेल्फ डाइजेशन, इसको किसी भी इंजाइम या किसी की जरूरत नहीं होती है, खुद से इनगल्फ करता है और क्या करता है, खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, बहुत सारे जो बैक्टीरियाज वायरसेस जो होते हैं हमारे बॉडी में इंटर करना चाहते हैं और जो कि हार्मफुल हो सकते हैं, उसको क्या करता है, लाइसोसोम डिस्ट्रॉय करता है। फिर वेस्ट रिमूवल, वैसे सेल्स जो हमारे बॉडी में डेथ है, मर चुके हैं, उसका कोई रोल नहीं है, तो उसके रिमूवल में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगला पार्ट जो है आपका वो है सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम मेनली स्मॉल होता है और नॉन मेम्ब्रेनस है, मतलब कि इसके कवरिंग नहीं होंगे, ठीक है। ये न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं मेनली एनिमल सेल्स में, और इनका जो मेन काम है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। अब ये क्या क्या होता है, तो आप जब सेल डिवीजन पढ़ोगे तो वहां पे माइटोसिस और मियोसिस आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो माइटोसिस और मियोसिस क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। क्या है, सेल डिवीजन। तो इसका जो मेजर रोल है ना, वो किस में है, सेल डिवीजन में है, ठीक है। तो क्रूशियल रोल इन सेल डिवीजन, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल बनाने में हेल्प करता है, जहां से हमारे दो अलग अलग क्रोमोसोम्स डेवलप होंगे एंड फर्दर जो आपका सेल पार्ट्स डेवलप होता है। तो आप जब सेल डिवीजन पढ़ोगे नेक्स्ट वीडियो में मैं जब बताऊंगा, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि मेनली जो सेंट्रोसोम है वो कैसे काम करता है। फिर अगला कंपोनेंट जो है पेरोक्सिसोम्स, ये भी स्मॉल होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। और ये जो है ऑक्सीडेटिव एंजाइम को कंटेन करता है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम मतलब कि जो डिटॉक्सिफाइंग में, मतलब जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको ऑक्सीडाइज करके क्या करता है, डिटॉक्स कर देता है, मतलब कि लेस हार्मफुल में चेंज कर देता है, और फैटी एसिड, छोटे छोटे फैटी एसिड और अमीनो एसिड में तोड़ देता है, जो कि फर्दर हमारे लिए टॉक्सिक नहीं होता है। तो मेनली पेरोक्सिसोम का क्या काम है, डिटॉक्स करना, ठीक है। सेंट्रोसोम का मेनली रोल क्या था, सेल डिवीजन में, दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पेंडल। अब बात करते हैं न्यूक्लियस, वन ऑफ द मेजर पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ आवर सेल। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं ना कि कंट्रोल सेंटर, आप इसको ब्रेन भी बोल सकते हैं सेल का, ठीक है। यहाँ से जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज हो रहे हैं सबको सब न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस में हमारे जेनेटिक मटेरियल लाइक जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम्स, ये सारे स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। और ये ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, सब में इसका मेन फंक्शंस होता है इसका, ठीक है। न्यूक्लियस की बात करें तो ये जेनेटिक कंट्रोल करता है पहला, तो फिर सेल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, जैसे जीन एक्सप्रेशन, किसका नाक कैसा होगा, किसका कान कैसा होगा, सारे किस पे डिपेंड होते हैं, जेनेटिक कोड पे, जो कि आपके जीन में पाए जाते हैं। फिर सेल डिवीजन, ठीक है, उसमें डायरेक्ट रेप्लिकेशन होगा या ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये सारे न्यूक्लियस डिटरमाइन करता है। फिर राइबोसोम के प्रोडक्शन में राइबोसोम प्रोड्यूस होगा, फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, आपने ये पहले देख चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नीड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। फिर ट्रांसपोर्ट में, अगर जब सब्सटेंस बन गया तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए। न्यूक्लियस का अगर डायग्राम की बात करें तो न्यूक्लियस जो, ये किसका डायग्राम है, यूकैरियोटिक्स का, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यूकैरियोटिक्स का डायग्राम है, ठीक है। अब ये जो सबसे अपर पार्ट है ना, यूकैरियोटिक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, और प्रोकैरियोट्स में क्या थे, न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं थे, और इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके अंदर क्रोमैटिन होता है जहाँ पे क्रोमोसोम्स स्टोर होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म्स, न्यूक्लियोलस, आपने बताया छोटे छोटे पोर्स को, तो ये सारी चीजें न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस के क्या फंक्शन है आपने ये ऑलरेडी देखा है। तो हमने आज के वीडियोस में क्या क्या देखा कि सेल होता क्या है एक्चुअल में, सेल के कंपोनेंट्स क्या है, ऑर्गेनेल्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के पार्ट्स क्या हैं, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स का आपने पढ़ा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने जो भी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बतानी चाहिए वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर कुछ कोई पार्ट मेरे से छूट रहा हो, या आपको समझ में ना आ रहा हो, या आपको नोट्स और ज़्यादा चाहिए, कंटेंट्स और ज़्यादा चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कर सकूं। देखिए, चीज़ों को मैं लेंदी इसलिए नहीं रखता हूँ, क्योंकि आप जो है फार्मेसी को, आप जब फार्मेसी में आते हैं तो आपके लिए एक जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आपको समझ में नहीं आता है कि लिखना कैसे। 10 मार्क्स अलग अलग, 10 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, 5 मार्क्स के लिए अलग, 2 मार्क्स के लिए अलग। तो मैं जो भी चीज़ें कवर अप कर रहा हूँ ना,
वो मेनली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही है कि कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के लिए आने वाले हैं। तो मैं मेनली इस चीज़ पे ही फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी क्या करेंगे कि आप जो भी चीज़ों को तैयार कर रहे हैं ना, आप उसके अकॉर्डिंग ही तैयार करेंगे, क्योंकि आप अभी इनिशियल स्टेज में हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक जो भी फार्मेसी स्टूडेंट है वहाँ तक शेयर अप करेंगे, और इसे जिससे इस परिवार को जितना बड़ा कर सके हम मिल के उतना बड़ा करें। तो आज का वीडियो यहीं तक था। सबको धन्यवाद, उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आया होगा। सब बात है।